स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 18 नवंबर 2025। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि बिहार में एनडीए की नई सरकार में कौन मुख्यमंत्री होगा। उपेंद्र कुशवाहा ने इसको लेकर के बड़ा खुलासा कर दिया है। जी हां, उपेंद्र कुशवाहा ने दावा किया है कि नीतीश कुमार ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे। उन्होंने इस संबंध में मीडिया के सवालों को बेमतलब करार दिया है। पटना में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि वे लगातार इस बात को कह रहे हैं, ऐसे में इस तरह के सवालों का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने जोर देकर के कहा है कि नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री बनना फाइनल है। दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी महागठबंधन से 6 सीटों की मांग कर रहे थे। जब ओवैसी ने अपनी रैलियों में कई बार इस बात का जिक्र किया, लेकिन तेजस्वी यादव ने उन्हें पूरी तरीके से नजरअंदाज कर दिया। वहीं पर बीते शुक्रवार को जब बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आए तो महागठबंधन को तगड़ा झटका लगा। इस झटके की एक वजह एआईएमआईएम भी है। एआईएमआईएम बिहार विधानसभा चुनाव की वे सभी 5 सीटें जीतने में सफल रही जिन पर वे बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में जीते थे। हालांकि इनमें 4 विधायक आरजेडी में चले गए। इसके अलावा एआईएमआईएम के प्रत्याशी 2 सीटों पर दूसरे नंबर पर रहे। इनमें से एक सीट बलरामपुर वे मामूली अंतर से हारी है। वहीं पर बिहार में कई विधानसभा सीटें ऐसी भी रही जहां पर महागठबंधन प्रत्याशियों की हार हुई और फिर एआईएमआईएम प्रत्याशी को मिले वोटों की संख्या हार जीत के मार्जिन से ज्यादा थी। जब बिहार में एआईएमआईएम जो कि हाट, बहादुरगंज, कोचाधामन, अमोर और 82 विधानसभा सीटें जीतने में सफल रही। इन 5 सीटों को एआईएमआईएम ने अच्छे मार्जिन से जीता है, जो कि हाट से में एआईएमआईएम प्रत्याशी मोहम्मद मुर्शिद आलम को 83,737 वोट मिले और उन्होंने जेडीयू के मंजर आलम को 28,000 वोटों से हराया। इसी तरह बहादुरगंज विधानसभा सीट पर मोहम्मद तौसीफ आलम को 87,000 वोट मिले। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के मुसविर आलम को भी हराया। वहीं पर कोचाधामन में एआईएमआईएम के मोहम्मद सरवर आलम को 81,000 वोट मिले। उन्होंने राजद प्रत्याशी मुजाहिद आलम को हराया। बात अगर अमोर विधानसभा सीट की करें तो फिर यहाँ पर एआईएमआईएम के अख्तरुल ईमान को 1 लाख से ज्यादा वोट मिले। उन्होंने जेडीयू के सबा जफर को 38,923 वोटों से के बड़े मार्जिन से हराया। 82 विधानसभा सीट पर एआईएमआईएम के गुलाम सरवर ने जीत दर्ज की है। उन्हें 92,766 वोट मिले और उन्होंने 27,000 वोट से हराया। वहीं पर इस चुनाव में पार्टी को 2 सीटें बलरामपुर और ठाकुरगंज में दूसरे स्थान पर रही। बलरामपुर विधानसभा सीट पर एआईएमआईएम प्रत्याशी महज 389 वोटों से चुनाव हार गए। वहीं पर इस सीट पर लोजपा रामविलास की संगीता देवी ने 80,459 वोट हासिल करके जीत दर्ज की। यहाँ पर 89,141 वोटों के साथ भाकपा माले के महबूब आलम रहे। वहीं पर इसी तरह ठाकुरगंज विधानसभा सीट पर एआईएमआईएम प्रत्याशी गुलाम हसनैन 76,421 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे। इस सीट पर जेडीयू के गोपाल कुमार अग्रवाल ने 88,822 वोटों से जीत दर्ज की, जबकि राजद के सऊद आलम 60,036 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहे। दोस्तों क्या आपको पता है कि लालू परिवार से निकाली गई बेटी रोहिणी आचार्य के पास कितनी दौलत है? दरअसल उनके पास अथाह संपत्ति है। अथाह संपत्ति की मालकिन है वो। जब तेजस्वी के नेतृत्व तो उनके सामने मुकाबले बिल्कुल फीके हैं। दरअसल बिहार चुनाव में आरजेडी की करारी हार ने सिर्फ राजनीतिक समीकरण ही नहीं बल्कि लालू यादव के परिवार के अंदर भी भारी हलचल मचा दी है। हर कोई हार की वजहों पर सवाल उठा रहा था, लेकिन अचानक रोहिणी आचार्य के आरोपों ने पूरे मामले को एक नए मोड़ पर ला दिया है। जब किडनी दान करके अपने पिता की जान बचाने वाली रोहिणी आचार्य ने एक्स पर पोस्ट करके राजनीति और फिर परिवार से दूरी बनाने का ऐलान कर दिया। एयरपोर्ट पर उन्होंने दावा किया है कि उन्हें परिवार से बाहर कर दिया गया और उनके साथ अभद्र व्यवहार हुआ। रोहिणी आचार्य ने बहन बेटियों को चेताया है कि मायके में बेटा हो तो कभी पिता के लिए त्याग ना करें, क्योंकि उनके साथ जो हुआ वह किसी के साथ ना हो। इन आरोपों के बाद पूरे विवाद का केंद्र रोहिणी आचार्य बन गई। आरोप सीधे उनके भाई तेजस्वी यादव, उनके सलाहकार और फिर राज्यसभा सांसद संजय यादव और आरजेडी से जुड़े रमीज नेमत पर लगे। इस सियासी घमासान के बीच अब लोगों की नज़र रोहिणी आचार्य की संपत्ति पर टिक गई है, जिसकी चमक भाई तेजस्वी से कहीं ज्यादा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक रोहिणी आचार्य के पास कुल 36 करोड़ 62 लाख रुपए की संपत्ति है। उनके ऊपर 1 करोड़ 30 लाख रुपए की देनदारी दर्ज है, लेकिन नेटवर्थ के मामले में वे परिवार में सबसे आगे हैं। रोहिणी आचार्य के पास
कितना सोना चांदी है इसके बारे में अगर बात किया जाए तो रोहिणी के पास करीब करीब 495 ग्राम सोना, 5.5 किलो चांदी, 5 लाख रुपए से अधिक की कीमत रत्न है। वहाँ पर कुल मिलाकर के उनके पास मौजूद ज्वेलरी की कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए होती है। वहाँ पर चल अचल संपत्ति के मामले में भी रोहिणी आचार्य काफी मजबूत है। उनके नाम पर 8 करोड़ 83 लाख रुपए की अचल संपत्ति है। अलग अलग बैंकों में उनके नाम 6 करोड़ रुपए से ज़्यादा की रकम जमा है। उन्होंने कंपनियों के बॉन्ड, डिबेंचर और फिर शेयर में 2 करोड़ रुपए का निवेश किया है। इसके अलावा LIC और फिर अन्य बीमा योजनाओं में 40 लाख रुपए का निवेश किया है। वहीं पर रोहिणी आचार्य के पति की संपत्ति के बारे में अगर बात किया जाए तो रोहिणी आचार्य के पति समरेश सिंह कॉरपोरेट दुनिया का जाना माना नाम है। वह सिंगापुर स्थित एवरकोर पार्टनर में मैनेजिंग डायरेक्टर है। उनके पास 390 ग्राम सोना और फिर करीब करीब 4 किलो चांदी है। समरेश के नाम 8 करोड़ 80 लाख रुपए की अचल संपत्ति दर्ज है। दिलचस्प बात यह है कि समरेश के पिता राव रणविजय सिंह लालू यादव के कॉलेज के दोस्त रहे हैं। वहीं पर तेजस्वी यादव की संपत्ति के बारे में अगर बात किया जाए तो हल्फनामे के मुताबिक उनकी संपत्ति 8 करोड़ 10 लाख रुपए है। वहीं पर उनकी चल संपत्ति 6 करोड़ 12 लाख रुपए, अचल संपत्ति 1 करोड़ 88 लाख रुपए है। दोस्तों, बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। इस बीच उनके बेटे निशांत कुमार के राजनीति में आने की चर्चा फिर से उठने लगी है। चुनाव से पहले जेडीयू के अंदर से निशांत की पॉलिटिकल एंट्री की मांग उठने लगी है। वहीं पर चुनाव नतीजे के बाद अब नीतीश कुमार के परिवार से ये डिमांड आई है। वहीं पर सीएम के बड़े भाई सतीश कुमार ने कहा कि निशांत को अब राजनीति में आना चाहिए। उन्होंने अपने भतीजे को इसकी जिम्मेदारी भी समझाई है। सतीश कुमार ने मीडिया से बातचीत में ये भी कहा कि समय आएगा तब निशांत राजनीति में जाएंगे, लेकिन ये तभी संभव होगा जब उनकी अपनी इच्छा हो। वहीं पर सतीश का मानना है कि सार्वजनिक जीवन में आना आसान नहीं है और उन्हें जिम्मेदारियों की गहराई समझनी होगी। उन्होंने कहा है कि एनडीए की जीत सिर्फ योजनाओं या फिर घोषणाओं का नतीजा नहीं है, बल्कि नीतीश कुमार द्वारा महिलाओं, गरीबों और फिर पिछड़े वर्गों के लिए अस्थायी कल्याण की नीति का प्रतिफल है। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में महागठबंधन की हार हुई है, जिसके बाद अब वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने आंदोलन करने की बात कह दी है। दरअसल मुकेश सहनी ने आरोप लगाया है कि एनडीए ने महिलाओं को 2 लाख रुपए देने की बात कह करके वोट लिया है। अगर जीविका दीदियों को 2 लाख रुपए नहीं मिलेंगे तो फिर वे आंदोलन करेंगे। दरअसल मुकेश सहनी ने पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में ये बातें कही है। इस दौरान उन्होंने कहा कि रील में खूब चल रहा है कि 10,000 रुपये में क्या मिलता है, तो बिहार सरकार मिलता है। अब अगर चुनाव के दौरान वोट के लिए पैसे दिए जाए तो फिर ये बड़ी बात है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जीविका दीदियों को पहली किस्त में 10,000 रुपये दिए गए हैं। इसके अलावा 1,90,000 रुपये और देने की बात कही गई है। ऐसे में हम सरकार से आग्रह करते हैं कि वे बाकी की राशि भी दे दे, नहीं तो फिर जीविका दीदियों के साथ हम खड़े रहेंगे और आंदोलन करेंगे। वहीं पर मुकेश सहनी ने यह भी कहा कि पहले रात के अंधेरे में भोले भाले गरीब लोगों को कुछ दबंग लोग पैसे देकर के सरकार बना लेते थे, यहाँ तक मंत्री और विधायक भी बन जाते थे, लेकिन वे गैर कानूनी था। तब के बाद आज भी कुछ वैसा ही हो रहा है। आज भी सरकार गैर कानूनी काम ही कर रही है, जब लोगों के पैसे को ही माँ बहनों के बीच बांट दिया जा रहा है। इसी तरह से मुकेश सहनी ने जमकर के नई सरकार पर तंज कसा है। वहीं पर महागठबंधन की हार के बाद घटक दलों के बीच अब तक मंथन का सिलसिला शुरू होने वाला है। दरअसल तेजस्वी यादव ने अपनी पार्टी के विधायकों की बैठक बुलाई। ये बैठक तेजस्वी यादव के सरकारी आवास पर हुई। वहीं पर साथ ही साथ इसमें राजद के हारे हुए प्रत्याशी भी पहुंचे। इस बैठक को लेकर के कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। संभावना जताई जा रही है कि हार को लेकर के कहां क्या कमी रह गई, उस पर चर्चा हो सकती है। दोस्तों, तेज प्रताप यादव ने अपनी बहन रोहिणी आचार्य की राजनीति छोड़ने और फिर परिवार से नाता तोड़ने के बाद तेजस्वी यादव पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बहनों का दर्द क्या होता है वो तेजस्वी क्या समझेगा। उन्होंने कहा कि बहन का मतलब मैं समझता हूँ। जब 7 बहनों के बाद एक भाई पैदा हुआ था, दुआओं से, मन्नतों से और फिर पूरे घर की खुशियों के बीच। मैं सबका लाडला हूँ, सबकी आंखों का तारा, लेकिन आज क्या हो रहा है। जनशक्ति जनता दल पार्टी के इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की गई एक पोस्ट में तेज प्रताप यादव ने कहा कि तेजस्वी यादव ने जयचंदों रूपी षड्यंत्रकारियों को हमारे परिवार में इस तरह घुसने दिया कि पूरा परिवार बिखर गया। आरजेडी परिवार तार तार हो गया और फिर ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि कुछ लोग पार्टी को हड़पने के लालच में थे। मेरे बिहार की सभी माताओं, बहनों, भाइयों और फिर बेटियों से हाथ जोड़कर की विनती है, इन घटनाओं पर चुप मत रहिए। आरजेडी के नेतृत्व से
जवाब मांगे। जब मलाई बांटने का समय था तो फिर सब कतार बन करके बैठे थे, तो फिर आज मेरे परिवार के टूटने पर ये सब चुप क्यों है। वहीं पर तेज प्रताप यादव ने आगे कहा कि आज मेरा घर संकट में है, मेरी माता पिता असुरक्षित है, जब मेरी बहनें घर छोड़ करके चली गई है, पूरा परिवार पीड़ा से गुजर रहा है। यह जनता मालिक से आग्रह है, इन जयचंदों को पहचानिए, इनसे सवाल कीजिए, लोकतांत्रिक तरीके से घेराव कीजिए, क्योंकि सच यही है, यह परिवार तोड़ने वालों का अंत कभी अच्छा नहीं होता है। वहीं पर समाज स्वयं उन्हें जवाब देता है। बिहार की जनता जाग चुकी है और इन गद्दारों को जनता उनके कर्मों का हिसाब जरूर देगी। दोस्तों, आरजेडी के चर्चित विधायकों में से एक भाई वीरेंद्र ने बिहार चुनाव में ईवीएम के इस्तेमाल पर चुनाव के नतीजे के बाद सवाल उठाया है। एक और जहां पर उन्होंने ईवीएम के माध्यम से हुई वोटिंग में 20,000 से अधिक मतों के से चुनाव जीता है, वहीं पर दूसरी ओर भाई वीरेंद्र ईवीएम पर ही सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि ईवीएम में चोरी हुई है, हम इसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने ये भी मांग की है कि बैलेट पेपर से चुनाव हो। जब राजद के विधायक भाई वीरेंद्र ने ईवीएम पर अपनी ये बात राजधानी पटना में मीडिया से बातचीत करते हुए कही है। उन्होंने इस दौरान ये भी बताया है कि राजद की बैठक में नवनिर्वाचित विधायकों के द्वारा तेजस्वी यादव को दल की तरफ से विधानमंडल का नेता चुन लिया गया है। जब बिहार की राजधानी पटना में मीडिया से बातचीत करते हुए राजद के विधायक भाई वीरेंद्र ने बिहार चुनाव में ईवीएम पर सवाल उठाया है। मोदी नीतीश की लहर में अपनी सीट बचाने वाले भाई वीरेंद्र ने तेजस्वी की ओर से मोर्चा संभालते हुए दिखे। उन्होंने कहा है कि ईवीएम में तो चोरी हुई है, ईवीएम के खिलाफ में लड़ाई लड़नी है और बैलेट पेपर से चुनाव हो। भाई वीरेंद्र ने आगे कहा है कि बैलेट पेपर से जो भी हुआ है उसमें हम लोग चुनाव जीते हैं, ईवीएम में ही हारे हैं। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी ने मंत्री पद को लेकर के उठ रहे सवालों पर अपना पक्ष स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी कभी भी मंत्री पद के लिए दबाव नहीं बनाती है और हमेशा संगठन के निर्णय का सम्मान करती है। जीतन राम मांझी ने बताया है कि इस बार भी उनकी पार्टी ने मंत्री पद की मांग नहीं की है, बल्कि केवल विधायक सीटों पर चर्चा की है। उन्होंने स्वीकार किया है कि मंत्री पद को लेकर के कुछ कसक जरूर है, लेकिन ये विषय पार्टी के प्रभारी के दायरे में आता है, इसलिए वे इसे सार्वजनिक नहीं करेंगे। इसी दौरान जीतन राम मांझी ने राहुल गांधी पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ने महागठबंधन का खेल बिगाड़ दिया है। जीतन राम मांझी का कहना है कि राहुल गांधी की वजह से प्रधानमंत्री की माता को अपमानित करने जैसी बातें सामने आई है, जिससे जनमानस में नाराजगी फैली। उन्होंने ये भी कहा है कि राहुल के 10 से 12 दिन बाद छठ को नाटक कहने के बयान से कई विपक्षी नेता उनसे दूर हो गए, जिससे महागठबंधन की नींव कमजोर हुई है। आपको बता दूं कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में हम पार्टी के प्रदर्शन पर बात करते हुए जीतन राम मांझी ने कहा है कि उनकी पार्टी ने 6 में से 5 सीटें जीत करके एनडीए में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। दोस्तों, राहुल गांधी के नेतृत्व में कमी के दावों को खारिज करते हुए कांग्रेस के नेता राजीव शुक्ला ने बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन के लिए एनडीए द्वारा सत्ता और फिर संसाधनों के कथित दुरुपयोग को जिम्मेदार ठहराया है। कांग्रेस नेता ने जोर देकर के कहा है कि विधानसभा चुनाव जीतने के लिए हर संभव प्रयास किया गया और सभी वरिष्ठ नेता प्रचार के लिए गए। यहाँ शुक्ला ने कहा कि कुछ लोगों ने राहुल गांधी को दोष देना शुरू कर दिया है। हाल ही में लोकसभा चुनाव के दौरान प्रदर्शन इतना अच्छा था और सरकार लगभग बन रही थी, हर कोई राहुल गांधी की तारीफ कर रहा था। उन्होंने मतदाता अधिकार यात्रा निकाली, जब प्रियंका गांधी भी नियमित रूप से गई, जब खड़गे जी भी अपने उम्र के बावजूद भी प्रचार करने गए, वेणुगोपाल जी भी प्रदर्शन दर्जनों बार वहां गए। तो फिर ऐसा नहीं है कि प्रयास में कोई भी कमी थी, हर संभव प्रयास किया गया। जो राष्ट्र की बात ना करे उसे देश स्वीकार नहीं करेगा। वहाँ पर चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए शुक्ला ने जोर देकर के कहा है कि जब धन और फिर शक्ति का इस्तेमाल हो रहा हो तो फिर जीतना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन जहां चुनाव आयोग समर्थन कर रहा हो और फिर जहां धन और फिर शक्ति का दुरुपयोग हो रहा हो वहां जीतना बहुत मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, एनडीए की प्रचंड जीत पर महागठबंधन को शक है। जी हां, पप्पू यादव ने सवाल उठाए हैं। दरअसल बात है कि बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत पर महागठबंधन के नेताओं को यकीन नहीं हो रहा है। सांसद पप्पू यादव ने सवाल उठाए हैं। जब पप्पू यादव ने कहा है कि ईवीएम पर कतई भरोसा नहीं किया जा सकता। मेरा ईवीएम को लेकर के सवाल है, मैं इस मामले में बहुत क्लियर हूँ। जिस देश ने ईवीएम को बनाया वही भरोसा नहीं करता है। पप्पू यादव ने कहा है कि जीविका को आपने जिम्मेदारी भी दे दी है और फिर अपने खाते में अपने पैसे दे दिए हैं। वे भी 6 तारीख को 22 लाख जिन वोटर्स को जोड़ा गया उनका भी पता नहीं। एसआईआर के बाद 7 करोड़ 42 लाख
दिखाया गया और फिर चुनाव में वोट 7 करोड़ 45 लाख पड़े। पोस्टल बैलेट के बाद 80% बढ़त मिली एनडी इंडिया गठबंधन को और फिर ईवीएम में तुम्हारी बढ़त हो गई। वहीं पर पप्पू यादव के अलावा कई अन्य दलों ने भी ईवीएम को लेकर के सवाल उठाया है। द प्लुरल्स पार्टी के अध्यक्ष पुष्पम प्रिया चौधरी ने कहा है कि दरभंगा में नामांकन के बाद स्थानीय स्तर पर हमें बताया गया है कि ईवीएम में महागठबंधन की उमेश सहनी का क्रमांक संख्या 6 मेरा और फिर 7 और जनसुराज के आर के मिश्रा का 8 नंबर पर बटन होगा, पर 24 घंटे के अंदर उसे ऊपर से बदल करके 5, 6, 7 पर कर दिया गया। मशीन में शायद तय किया जा चुका था कि 6 नंबर के वोट नंबर 2 पर संजय सरावगी को ट्रांसफर करने हैं, पर महागठबंधन को 6 नंबर पर रखने से भंडाफोड़ हो जाता। ये जल्दबाजी में इनकी पहली चूक थी। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए ने भारी बहुमत से जीत दर्ज की है। वहीं पर इस बार चुनावी मैदान में उतरी पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह को हार का सामना करना पड़ा। इस बीच अब हार के बाद ज्योति सिंह ने पहला रिएक्शन सामने आया है। आपको बता दूं कि उन्होंने रोहतास जिले की काराकाट सीट से चुनाव लड़ा था, जहां इस सीट पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी उम्मीदवार अरुण सिंह ने जीत दर्ज की है, लेकिन यहाँ पर उनकी जीत से अधिक चर्चा तीसरे नंबर की पर रही है ज्योति सिंह की। ज्योति सिंह ने कहा है कि मैं जनता का दिल से आभार प्रकट करती हूं। मैं अकेले चुनाव लड़ी थी, मेरे साथ कोई भी स्टार प्रचारक नहीं था। ज़रूरत के वक्त ना ही मेरे साथ मेरा कोई और अपना खड़ा था और ना ही मेरे साथ कोई पार्टी का वोट था। उन्होंने कहा है कि मुझे जो वोट मिले हैं वो मेरे जेन्युइन वोट्स हैं। ये लोगों ने मुझे देख के दिए हैं। उन्होंने मुझ पर भरोसा किया है। मैं आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ। आपको बता दूं कि ज्योति सिंह भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह की दूसरी पत्नी है। उन्होंने 2018 में शादी की थी। पवन सिंह की पहली पत्नी का नाम नीलम सिंह था। उनकी मौत मार्च 2015 में हो चुकी थी। फिलहाल पवन सिंह और फिर ज्योति सिंह के बीच तनाव चल रहा है। दोस्तों, बिहार में ठंड इस समय अपने परचम पर पहुंच चुकी है। बिहार के अधिकतर हिस्सों में नाइट टेम्परेचर लगातार नीचे जा रहा है और नॉर्थ वेस्टर्न कोल्ड विंडोज ठिठुरन को और तेज कर दी गई है। जब मौसम विभाग के माने तो इस सप्ताह तापमान में सुधार की कोई भी संभावना नहीं है। तेज ठंडी हवाएं बिहार के उत्तर और फिर मध्य क्षेत्र में लगातार प्रभाव डाल रही है, जिससे पारा सामान्य से नीचे जा रहा है। मौसम विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि आज 18 नवंबर से बिहार में तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है, जिससे ठंड की तीव्रता और बढ़ेगी। सीमांचल और मिथिलांचल के जिलों में सेवर्स कोल्ड वेब की स्थिति बन सकती है। लोगों को सुबह शाम विशेष सावधानी बरतने और फिर गर्म कपड़े का उपयोग बढ़ाने की सलाह दी गई है। वहाँ पर कटिहार, पूर्णिया, खगड़िया, अररिया और किशनगंज में तापमान में तेजी से गिरावट दर्ज की जा रही है। जहाँ इन इलाकों में सुबह की पहली किरण से पहले ही ICUI विंडोज लोगों के लिए चुनौती बनी है। राजधानी पटना में सुबह की धुंध की परत मोटी होती जा रही है। दरभंगा, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और फिर गोपालगंज जैसे जिलों में भी डेंस फॉग प्लस स्ट्रॉन्ग विंडोज का असर देखने को मिलेगा। सड़कों पर दृश्यता कम होने का अनुमान है, इसलिए यात्रा के दौरान सतर्कता जरूरी है। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में किशनगंज सीट से 5वीं बार हार का सामना करने वाली भाजपा प्रत्याशी स्वीटी सिंह ने शनिवार की शाम जिला भाजपा कार्यालय में हार की समीक्षा की। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मतदाताओं का उन्हें भरपूर प्यार मिला, लेकिन वे हार गए। उन्होंने कहा कि जीत हार होती रहती है, लेकिन वह हमेशा जनता के बीच बनी रहेगी। उन्होंने कहा कि मुस्लिम मतदाताओं ने मुझे हिंदू मुस्लिम में बांट दिया, इसलिए मैं फिसल गई। जब मुझे आशा थी कि मुझे इस बार मुस्लिम मत भी मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने आगे कहा कि मैं कुछ वोट से हार गई हूं, लेकिन मैं उसको हार नहीं कहूंगी। उन्होंने कहा कि हम यहां हारे हैं, लेकिन बिहार में सरकार हमारी है। हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी अपने हैं। मैं हार कर भी जनता के लिए विधायक रहूंगी और फिर समस्याओं का निवारण करने के लिए सदैव खड़ी रहूंगी। वहाँ पर पूर्व विधायक सिकंदर सिंह ने कहा है कि कोई भीतरघात नहीं हुआ है और सभी का साथ मिला है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं ने पूरा मेहनत की। पार्टी ने भी मुझ पर भरोसा जिद किया। इससे पहले जितने भी चुनाव में मुझे हार मिली वो पार्टी में भीतरघात के कारण ही मिली थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। हालांकि स्वीटी सिंह ने कहा कि इस बार उन्होंने जिस तरह से चुनाव लड़ा था उससे उसकी जीत निश्चित थी और हिंदू वोटरों ने उनका भरपूर साथ दिया है, लेकिन मुस्लिम वोटरों ने उन्हें बांट दिया, जिस वजह से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। वहीं पर कोचाधामन विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी वीणा देवी इस दौरान भावुक हो गई और फिर उनकी आंखों से आंसू छलक आए।
दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के बाद से बिहार में अब घमासान मचा हुआ है, जब विपक्ष अब सत्तारूढ़ एनडीए पर आरोप लगा रही है। इसी बीच प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया है कि विकास परियोजनाओं के लिए निर्धारित विश्व बैंक के 14,000 करोड़ रुपए के फंड को बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं को 10,000 रुपए नगद हस्तांतरण प्रदान करने के लिए डाइवर्ट किया गया है, जिससे हाल ही में संपन्न चुनाव प्रभावित हुआ। जब पार्टी ने इस कदम को सार्वजनिक धन का स्पष्ट दुरुपयोग और फिर चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने का अनैतिक प्रयास बताया और इसकी गहन जांच की मांग की है। वहीं पर आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नीतीश कुमार सरकार ने चुनाव से पहले मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 1,25,00,000 महिला मतदाताओं के खाते में 10,000 रुपये हस्तांतरित किए थे। जब कई विश्लेषकों के अनुसार इस कदम ने एनडीए की सत्ता में वापसी की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जनसुराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह ने एक प्रेस वार्ता में कहा कि इस चुनाव के नतीजे असल में खरीदे गए हैं। 21 जून से मतदान के दिन तक इस जनादेश को हासिल करने के लिए लगभग 40,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए। जनता के पैसे का इस्तेमाल करके उन्होंने असल में लोगों के वोट खरीदे हैं। मुझे ये भी पता चला है कि इन नगद हस्तांतरों के लिए विश्व बैंक से प्राप्त धन का इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों, किशनगंज में बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद सुरक्षा व्यवस्था अचानक से और कड़ी कर दी गई है। किशनगंज में जब बांग्लादेश में फैसले के बाद शुरू हुए विरोध प्रदर्शन का असर भारत बांग्लादेश सीमा तक आने की आशंका को देखते हुए किशनगंज प्रशासन, बीएसएफ, एसएसबी और फिर सेना ने संयुक्त रूप से सुरक्षा घेरा मजबूत कर दिया है। जब सीमा के आसपास रहने वाले लोगों को भी सतर्क रहने की अपील की गई है। वहीं पर भारत की खुफिया एजेंसी आईबी ने हाई अलर्ट जारी करते हुए रिपोर्ट दी है कि अस्थिर राजनीतिक माहौल का फायदा उठाकर के अवैध घुसपैठ, अपराधी गतिविधि या कट्टरपंथी तत्व भारत की ओर आने की कोशिश कर सकते हैं। इस रिपोर्ट के आधार पर किशनगंज शहर में अस्थायी आर्मी कैंप तक स्थापित कर दिया गया है, ताकि जरूरत पड़ने पर सेना तुरंत सीमा क्षेत्र में पहुंच सके। वहीं पर किशनगंज के ठाकुरगंज, दिगलबैग, पोठिया और डकाडी बॉर्डर पॉइंट्स पर आर्मी और बीएसएफ का संयुक्त फ्लैग मार्च जारी है। रात के समय हाई रेंज नाइट विजन कैमरे, थर्मल स्कैनर और ड्रोन सर्विलांस से सीमा पर हर हरकत पर नजर रखी जा रही है। कई स्थानों पर नदी आधारित खुली सीमा होने के कारण चौकसी और बढ़ा दी गई है। वहीं पर किशनगंज जिला प्रशासन ने बॉर्डर थानों को निर्देश दिया है कि सीमा पार से आने जाने वाले हर व्यक्ति की जांच की जाए। जब संदिग्ध गतिविधियों या फिर अनजान व्यक्तियों की सूचना तत्काल पुलिस को देने को कहा गया है। जब डीएम और एसपी ने गाँव में बैठक करके लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। जब बांग्लादेश में शेख हसीना को हिंसा, दमन और मानवाधिकार उल्लंघन के मामले में 17 नवंबर 2025 को मौत की सजा सुनाए जाने के बाद वहां का राजनीतिक माहौल तनावपूर्ण हो गया है। जब निर्णय के विरोध में बांग्लादेश के कई जिलों में भीड़ और प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही है। जब ऐसे में भारतीय सीमा पूरी तरीके से सिक्योरिटी मोड पर है। जब किशनगंज की 36 किलोमीटर लंबी भारत बांग्लादेश सीमा पहले से ही संवेदनशील मानी जाती है। जब यहाँ पर नकली नोट, मानव तस्करी, मवेशी तस्करी और फिर हथियारों की स्मगलिंग जैसी घटनाएं सामने आती रही है। इसी वजह से दरकती स्थिति का लाभ उठा करके अवैध तत्वों की घुसपैठ की आशंका अधिक हो जाती है। वहीं पर बीएसएफ अधिकारियों के अनुसार अगले 72 घंटे बेहद अहम है। विरोध प्रदर्शन के तेज होने की संभावना के चलते बॉर्डर चौकसियों पर अतिरिक्त जवान तैनात कर दिए गए हैं। किसी भी संदिग्ध गतिविधियों पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का लक्ष्य है कि सीमा पूरी तरीके से सुरक्षित रहे और किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि देश की सुरक्षा को प्रभावित न कर सके। वहाँ पर किशनगंज बॉर्डर की चौकसी अभी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और सुरक्षा एजेंसियां लगातार हालात की बारीकियों से निगरानी कर रही है। दोस्तों, कोचाधामन और किशनगंज विधानसभा से भाजपा की दोनों प्रत्याशी हारने के बाद आपस में फूट फूट करके रोने लगी। जैसे कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर वीडियो देख सकते हैं। एक है बीना देवी जो कि कोचाधामन विधानसभा सीट से भाजपा की उम्मीदवार थी। वहीं पर दूसरी है स्वीटी सिंह जो कि 5 बार चुनाव लड़ चुकी है, लेकिन एक बार भी उनको सफलता नहीं मिली है। वो भी फूट फूट करके रोने लगी। आपको बता दो कि किशनगंज और कोचाधामन विधानसभा सीट पर मिली हार के बाद दोनों भाजपा उम्मीदवार आपस में ही गले मिलकर के रोने लगी। चुनाव परिणाम आने के बाद दोनों प्रत्याशी
प्रत्याशी किशनगंज से स्वीटी सिंह और कोचाधामन से वीणा देवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता और कार्यकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त किया है। दोनों ने एक सुर में कहा कि ये हार लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन जनता से मिला प्रेम किसी भी जीत से बड़ा है। किशनगंज की भाजपा प्रत्याशी स्वीटी सिंह ने धर्मगंज स्थित अपने आवास पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद से कहीं ज्यादा जनता का प्यार और विश्वास मिला है। उन्होंने कहा कि मैं चुनाव जरूर हार गई, लेकिन किशनगंज की जनता ने मुझे दिल से अपनाया है। लोकतंत्र में हार जीत चलती रहती है, मैं जनता के बीच से कभी दूर नहीं जाऊंगी। जहां स्वीटी सिंह ने भीतरघात की बातों को सिरे से खारिज कर दिया। जब उसके साथ मौजूद पूर्व विधायक सिकंदर सिंह ने भी कहा कि पार्टी पूरी तरीके से एकजुट थी और हार के लिए किसी व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं है। जब वहीं पर कोचाधामन से भाजपा प्रत्याशी रही वीणा देवी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खुद को रोक नहीं पाई और उनकी आंखें भर आई। उन्होंने कहा कि मैं हार गई जरूर गई हूं, लेकिन जनता ने मुझे मां बहन जैसा सम्मान दिया है। यही मेरी सच्ची जीत है, जब मैं हमेशा उनके साथ रहूंगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वे मनोबल न खोएं और पहले की तरह पूरे समर्पण से संगठन के साथ बने रहे। वहीं पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष मनोज गट्टानी सहित कई वरिष्ठ नेता और फिर कार्यकर्ता मौजूद थे। उन्होंने दोनों प्रत्याशियों के मनोबल को बढ़ाते हुए कहा कि हार से ना तो पार्टी कमजोर होती है और ना ही कार्यकर्ताओं का उत्साह कम होता है। ये चुनाव था, अब आगे की लड़ाई और मजबूत होकर के लड़नी है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि इस बार किशनगंज सीट कांग्रेस ने अपने नाम कर ली है, जबकि कोचाधामन सीट पर एआईएमआईएम ने जीत दर्ज की है। दोनों जगह भाजपा ने कड़ा मुकाबला किया है, लेकिन अंतिम दौर में समीकरण बदल गए और मतदाता अन्य दलों के पक्ष में चले गए। वहाँ पर भाजपा प्रत्याशियों ने स्पष्ट कहा है कि वे अब भी जनता के साथ है और क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के पहले की तरह सक्रिय रहेगी। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, किशनगंज वासियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। अच्छी खबर यह है कि अब किशनगंज में चाहे कितनो गर्मी पड़े, लेकिन बिजली की ज्यादा कटौती नहीं होगी। बिजली व्यवस्था काफी ज्यादा सही हो जाएगी। किशनगंज शहर में बिजली व्यवस्था को आधुनिक और मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। खगरा मेला ग्राउंड स्थित पानी टंकी के पास लगभग 8 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से नए पावर सब स्टेशन का निर्माण तेजी से जारी है। इस परियोजना से शहर की लंबे समय से चली आ रही बिजली समस्या को काफी हद तक दूर करने की उम्मीद है। बिजली विभाग के कार्यपालक अभियंता विशाल चौधरी के मुताबिक नया सब स्टेशन शहर वासियों के लिए एक बड़ी राहत लेकर के आएगा। उन्होंने बताया है कि निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है और फिर विभाग की टीम दिन रात मेहनत कर रही है ताकि जल्द से जल्द बिजली आपूर्ति शुरू की जा सके। वहीं पर नए सब स्टेशन के शुरू होने के बाद जिन क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति में सुधार आएगा, उसमें शामिल है रोलबाग, खगरा, डुमरिया भट्ट, हवाई अड्डा और क्षेत्र और फिर आसपास के कई मोहल्ले। इन इलाकों में अक्सर ट्रांसफार्मर ओवरलोड और फिर वोल्टेज की समस्या देखने को मिलती थी। नया सब स्टेशन इस पूरे लोड को कम करेगा और फिर स्थिर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करेगा। वहीं पर अभियंता चौधरी ने बताया है कि नया सब स्टेशन सिर्फ घरेलू बिजली व्यवस्था को ही नहीं, बल्कि औद्योगिक और फिर व्यावसायिक गतिविधियों को भी नई गति देगा। किशनगंज जैसे बढ़ते हुए शहर में बिजली की स्थिरता आर्थिक विकास की सबसे बड़ी जरूरत है। वहीं पर साथ ही साथ इससे बिजली चोरी कम होगी, लाइन लॉस घटेगा और वोल्टेज स्थिर रहेगा। नई तकनीक वाले ट्रांसफार्मर और फिर स्मार्ट ग्रिड सिस्टम इस परियोजनाओं को और मजबूत बनाते हैं। वहीं पर खगरा के व्यापारी राजेश कुमार ने कहा कि बिजली की अनियमितता से व्यापार चलाना मुश्किल हो जाता था। नया सब स्टेशन बन रहा है, ये हमारे लिए राहत की खबर है। वहीं पर डुमरिया भट्ट की गृहिणी सरिता देवी ने कहा कि बार बार बिजली कटने से घर के कामकाज प्रभावित होते थे। नया सब स्टेशन इस परेशानी से छुटकारा दिलाएगा। वहीं पर वर्तमान में किशनगंज की बिजली आपूर्ति पुराने सब स्टेशन पर निर्भर थी, जो कि अब शहर की बढ़ती आबादी और फिर मांग के हिसाब से पर्याप्त नहीं है। वहीं पर ऐसे में ये नया सब स्टेशन शहर की पूरी ऊर्जा व्यवस्था में नई ताकत भर देगा। पर बिजली विभाग ने अपील की है कि स्थानीय लोग निर्माण स्थल के पास सहयोग करें और फिर अनावश्यक बाधा न उत्पन्न होने दें, ताकि काम समय पर पूरा हो सके। पर कुल मिलाकर के ये परियोजना आने वाले समय में किशनगंज को ऊर्जा सुरक्षित और फिर विकसित शहर बनाने की दिशा में एक मजबूत और फिर ऐतिहासिक कदम मानी जा रही है।
दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में किशनगंज जिले की राजनीतिक तस्वीर एक बार फिर से चर्चा में है। मुस्लिम बहुल इस जिले में इस बार एक सीट पर हिंदू समुदाय के प्रत्याशी की जीत ने नया इतिहास बनाया है। किशनगंज जिले की 4 विधानसभा सीटों किशनगंज, बहादुरगंज, कोचाधामन और ठाकुरगंज में से केवल ठाकुरगंज से हिंदू प्रत्याशी गोपाल कुमार अग्रवाल ने जीत हासिल की है। 20 साल बाद ठाकुरगंज से किसी हिंदू उम्मीदवार को जीत मिली है और इस बार जेडीयू के तीर चुनाव चिन्ह ने सब पर भारी पड़ते हुए जीत दर्ज की। किशनगंज जिले में मुस्लिम समुदाय की आबादी करीब 67% है, इसलिए यहाँ पर हिंदू प्रत्याशी की जीत बहुत कम देखने को मिलती है। साल 2005 के बाद 2025 में पहली बार किसी हिंदू प्रत्याशी ने विधानसभा पहुंचने में सफलता पाई है। बाकी 3 सीटों पर मुस्लिम समुदाय के उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है। किशनगंज विधानसभा सीट के बारे में बात करें तो यहाँ का इतिहास पूरी तरीके से मुस्लिम समुदाय की जनप्रतिनिधियों से भरा हुआ है। साल 1969 से 2025 तक एक भी हिंदू प्रत्याशी को जीत नहीं मिली है। इस अवधि में रफीक आलम, मुश्ताक, तस्लीमुद्दीन, अख्तरुल ईमान, मोहम्मद जावेद, कमरुल हुदा और इजहारुल हुसैन जैसे नेताओं ने इस सीट का प्रतिनिधित्व किया है। 2025 में एक बार फिर कमरुल हुदा यहां से जीते हैं। वहां पर कोचाधामन विधानसभा सीट जो साल 2008 में गठित हुई थी, जहां यहां पर साल 2010 से अब तक सभी विजेता मुस्लिम समुदाय से रहे। अख्तरुल ईमान, मास्टर मुजाहिद आलम, इजहार असफी और अब 2025 में पहली बार चुनाव लड़ने वाले सरवर आलम ने जीत हासिल की है। वहां ठाकुरगंज विधानसभा में साल 1952 से अब तक 3 हिंदू प्रत्याशियों को जीत मिली है, जिनमें अनंत कांत बसु, सिकंदर सिंह और गोपाल कुमार अग्रवाल शामिल रहे। जब 20 साल बाद 2025 में गोपाल अग्रवाल ने जेडीयू के टिकट पर जीत दर्ज करके पुराने रिकॉर्ड को दोहराया है। इस सीट पर पहले भी मोहम्मद हुसैन आजाद, मोहम्मद सुलेमान, मोहम्मद जावेद, नौशाद आलम और सऊद आलम जैसे मुस्लिम नेता जीतते रहे हैं। वहीं पर बहादुरगंज विधानसभा सीट के बारे में बात किया जाए तो यहाँ से भी 1952 से 2025 तक सिर्फ 3 बार ही हिंदू समुदाय के प्रत्याशी जीते हैं। इस सीट पर ज्यादातर समय मुस्लिम उम्मीदवारों का ही दबदबा रहा है। इस बार 2025 में तौसीफ आलम ने जीत दर्ज की है, जो पहले भी 4 बार विधायक रह चुके हैं। वहीं पर 2025 में जिले की राजनीति में सबसे खास बात यह रही है कि 4 विजेता विधायकों में 3 पहले भी विधायक रह चुके हैं। जो किशनगंज से कमरुल हुदा, बहादुरगंज से तौसीफ आलम और ठाकुरगंज से गोपाल अग्रवाल। सिर्फ कोचाधामन के सरवर आलम नए चेहरे के रूप में पहली बार विधानसभा पहुंचे हैं। वहीं पर मुस्लिम बहुल क्षेत्र में हिंदू प्रत्याशी की जीत हमेशा राजनीतिक समीकरणों को नए सिरे से समझने की कोशिश को जन्म देती है। जहां ठाकुरगंज की इस सीट ने इसे एक बार फिर से साबित कर दिया है कि सीमांचल की राजनीति जाति धर्म से आगे बढ़कर के स्थानीय मुद्दों, प्रत्याशी की छवि और गठबंधन की रणनीति पर निर्भर करती है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।